जय हिंद बच्चों आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 12वीं फिजिक्स के अध्याय 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों परीक्षाओं के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो बच्चों, मेरा नाम है मुकुंद यादव। मैं आप सभी का यादव सर पीसीएमबी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग आज के काम को मिलकर शुरू करते हैं। तो फिर से देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आवेश एक राशि है, तो इसका जवाब है अदिश राशि। प्रकृति में उपस्थित मूल आवेश या सबसे छोटे आवेश का मान होता है 1.6 गुणा 10 पर -19 की घात कूलम। किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो उस पर कितना आवेश आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश होता है, ऋणावेश निकालोगे तो उस पर कौन सा वाला आवेश आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। समझ गए। और इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो इतना धनावेश आ जाएगा। सही बात है ना। अगर इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराओगे तो इतना आवेश आएगा, लेकिन निकाल रहे तो प्लस का 1.6 गुणा 10 पर -19 की घात कूलम आ जाएगा। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है बेटा 6.25 गुणा 10 पर 18 की घात इलेक्ट्रॉन। ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, आवेश का SI मात्रक कूलम होता है, सीजियस मात्रक स्थित कूलम होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। रीजन, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है F/Q। F का मात्रक न्यूटन और Q मतलब आवेश का मात्रक कूलम। बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है बेटा वो आपके सामने है कि E इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। तो बटे में यहाँ पर R स्क्वायर है कि नहीं। तो जब आप लोग सभी को कांस्टेंट मानोगे तो E समानुपाती 1 अपॉन R स्क्वायर है। डायरेक्ट इसको बोल सकते हो E व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, R स्क्वायर के। तो इसका जो जवाब आएगा वो कौन सा वाला आएगा, ये चौथा वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में तीव्रता जो है इनमें से क्या है। तो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों देख लो आप लोग। अक्षीय स्थिति में क्या होता है 1/4 पे एप्सिलॉन 0 2 पाई अपॉन R क्यूब। तो आप लोग बाकी सबको कांस्टेंट मानो और R क्यूब को बचा दो। तो E समानुपाती 1 अपॉन R क्यूब, या इसी को क्या पढ़ा जाता है, E व्युत्क्रमानुपाती R क्यूब। निरक्षीय स्थिति में यहाँ जैसे यहाँ पे 2p होता है, यहाँ तो सिंगल p होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दोनों का जो आंसर आएगा, चाहे अक्षीय हो या चाहे वो निरक्षीय हो, वो जवाब क्या आएगा आपका, E समानुपाती 1 अपॉन R क्यूब। ठीक है, मतलब यहां पर आप लोग देखोगे कि अक्षीय स्थिति में 2p अपॉन R क्यूब, यहाँ पर एक सिंगल p है। तो यहाँ पर होगा क्या, अक्षीय वाला जो है वो निरक्षीय वाले का 2 गुना है। तो आप लोगों को जो सवाल आता है कभी कि अक्षीय स्थिति में जो तीव्रता है वो निरक्षीय स्थिति में तीव्रता के कितना गुना होता है, तो आप लोग बोलेंगे 2 गुना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला कूलम बल। तो कूलम बल सभी लोग बच्चे लोग जानते हैं कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो इसका जवाब यहां पर आएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़िए। तो किसी चालक को आवेशित करने के लिए या विद्युतमय करने के लिए आवश्यक जिम्मेदारी किसकी होती है बेटा, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की होती है। दो सजातीय आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण बल लगता है, सबको पता है। और उनके बीच की दूरी अगर आप लोग दोगुनी कर दो तो परिणामी बल क्या हो जाएगा। अभी मैं इसका जवाब देता हूं। उसके बाद अगला सवाल है, दो विजातीय बल आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है, अगर उनके बीच की दूरी को आधा कर दें तो बल का मान क्या होगा। मतलब दोगुना कर दें तो क्या होगा और आधा कर दें तो क्या होगा। तो मैं आपको दोनों फार्मूले यहां पर आपको समझाता हूं कि दोगुना कर दो और आधा कर दो तो क्या फर्क पड़ेगा। तो जैसे दो बलों के बीच लगने वाले बल का मान ये है, ठीक है ना। अगर आप लोग इसकी दूरी को दोगुना करो तो R की जगह में 2R आएगा। जब आप लोग इसको हल करोगे 2 का वर्ग 4 और R का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये जो बटे में आपको 4 दिखाई दे रहा है उसको बाहर लिखते हुए आप लोग क्या लिखिए 1/4 1/4 लिखो। और ये जो मान आपके सामने दिखाई दे रहा है ये F का मान है। ठीक है कि नहीं, ये सेम मान है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि F डैश इज इक्वल टू 1/4 इंटू F। इसका मतलब जो है नया जो बल लगेगा वो पुराने बल का 1/4 होगा, मतलब F/4 होगा। ठीक है बेटा, अगर आप लोग दो गुना कर दोगे तो उसका आंसर आएगा F/4। लेकिन अगर आप लोग दूरी को आधा करते हो, आधा का मतलब जहां R था वहां पर R/2 लोगे तो R स्क्वायर और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। ये पलट कर कहां जाएगा ऊपर, और इसको आप लोग लिख दोगे सामने, तो यहाँ 4 गुना हो जाएगा। इसका मतलब ये है अगर आप लोग दो गुना कर दोगे तो F/4 आ जाएगा, और अगर आप लोग दूरी को आधा कर दोगे तो 4 गुना हो जाएगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं। E तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में Q आवेश रखने पर उस पर लगने वाला बल F बराबर Q इंटू E होता है। विद्युत क्षेत्र E में स्थित जो P है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म, बल युग्म बराबर क्या होता है PE sin थीटा। और PE sin थीटा, जब sin थीटा हटाओगे तो इसका जवाब ये आएगा P क्रॉस E। ठीक है, उसके बाद बोलता है यदि किसी बंद पृष्ठ का कुल आवेश Q है तब संबंधित फ्लक्स क्या होगा। तो गॉस प्रमेय से क्या होता है, संबंधित फ्लक्स आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये राइट है।
अगला वाला जो है वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। तो देखो बेटा, एकांक धनावेश बोल दिया ना, तो आप लोग आवेश की जगह में एक रखोगे, तो 1/ε0 का गुणा जब एक से होगा तो इसका जवाब क्या आएगा, 1/ε0 आएगा। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन लोग। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, एक खोखले गोले के अंदर विद्युत द्विध्रुव है तो कुल मिलाकर जो फ्लक्स होगा वो होगा 0। ठीक है, अगर विद्युत द्विध्रुव खोखले गोले के अंदर रखा हुआ है तो कुल मिलाकर फ्लक्स जो होगा वो 0 होगा। आगे, निर्वात की विद्युतशीलता का मान बताइए। तो बेटा इसमें मान भी याद रखना है और अलग से आपको मात्रक भी आता है, मैं इन दोनों को एक ही में डाल दिया हूं। तो मान जिसका होता है 8.854 गुणा 10⁻12 की घात कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो मात्रक भी आप लोगों को कई बार पूछ लेता है कि ε0 का मात्रक क्या होता है, याद रखना है। दो बिंदु आवेशों Q1 और Q2 के बीच कूलाम बल अगर इतना है तो किस किस पर निर्भर करता है बेटा, मात्रक पर भी और माध्यम पर भी निर्भर करता है, वो दोनों पर निर्भर करता है। बिंदु आवेशों के मध्य वायु और बाद में अगर आप लोग उस वायु को हटाकर पराविद्युत माध्यम रख देते हो तो दोनों स्थिति में लगने वाले बल का अनुपात क्या होगा, चलिए इसको समझते हैं। जैसे मान के चलो, अगर दोनों आवेशों के बीच में अगर मान लो अब वायु है तो बल का मान इतना होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। लेकिन अगर आप लोग पराविद्युत माध्यम रख दोगे तो वहां पराविद्युतांक k आ जाएगा। जब मैंने F/F' किया तो इतना बटे इतना, समझ रहे ना आप लोग। तो बटे वाले को जब आप लोग सब लोग गुणा में लेकर जाओगे तो पलट जाता है, 1/4πε0 के जो है पलट गया, ये भी पलट गया। सब जो कटना था मैंने काट दिया और मेरे पास आंसर ऊपर जो बचा वो k बचा और नीचे जो बचा वो 1 बचा है। तो k अनुपात 1 इसका आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग क्या करना, वीडियो को रोककर इसको धीरे से आप लोग समझने का प्रयास कर लेना। इसका जवाब जो आएगा k अनुपात 1 आएगा। आगे, आवेशित खोखले गोली चालक के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है, ये हमेशा याद रखेंगे। किसी गॉस पृष्ठ के अंदर द्विध्रुव रख दें तो भैया उसका फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र का विमी सूत्र जो है मैं आगे आपको तुरंत में समझा दूंगा, लेकिन इसका जवाब फिलहाल में ये क्या है, mL/T-3A-1। अभी आप लोग समझ लोगे ये, क्योंकि यही क्वेश्चन आगे आने वाला है। किसी आवेशित चालक में अगर -80 माइक्रोकूलाम आवेश है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कितनी अधिकता होगी। तो यहां पर कुल मिला के आप लोग देखो, कुल मिलाकर जो आवेश है वो -80 माइक्रोकूलाम है। तो यहां पर अपन लोगों ने आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत लगाया, Q बराबर Ne। तो यहां से N का मान आएगा, N मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या Q/E होती है। तो यहां पर N बराबर Q का मान कितना आएगा, 80 माइक्रोकूलाम था। माइक्रोकूलाम को कूलाम बदलने के लिए 10⁻6 की घात का गुणा करो, और बटे में जो E था, E मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है इतना होता है। ठीक है बेटा, उसके बाद -19 की घात को जब ऊपर लेके जाओगे तो +19 हो जाएगा, और यहां से दशमलव हटाओगे तो यहाँ 1 0 और बढ़ जाएगा, मतलब 800/16। जब काटोगे तो 50 गुणा 10⁻13 की घात आएगा, और 50 में देखो 1 0 है कि नहीं, तो 1 0 यहाँ पर एक घात बढ़ा देगा, मतलब 10⁻14 की घात हो जाएगा। तो 5 गुणा 10⁻14 की घात इसका आंसर है। ठीक है बेटा, 5 गुणा 10⁻14 की घात इसका आंसर होने वाला है। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन लोग। एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉनों के जो बीच की दूरी कितनी है, 1 एंगस्ट्रॉम है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा। तो बेटा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, Q/2L होता है। ठीक है, तो P बराबर या आवेश का मान, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में आवेश कितना होता है, इतना ही होता होगा आवेश, है ना, 1.6 गुणा 10⁻19 घात कूलाम। और जो दूरी दिया था 1 एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करेंगे 10⁻10 की घात मीटर। जब आप लोग गुणा करोगे तो -19 और -10 की घात दोनों जुड़ जाएंगे और -29 की घात हो जाएगा। तो इसका जवाब जो है वो कितना आ रहा है, 1.6 गुणा 10⁻29 की घात कूलाम मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक कूलाम परिमाण के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी अगर 1 किलोमीटर हो तो उनके बीच लगने वाला बल कितना होगा, देखो बता रहा हूं मैं। बल बराबर 9 गुणा 10 पर 1/4πε0 की जगह में 9 गुणा 10⁻9 की घात, है ना, Q1 Q2 अपॉन r²। Q1 भी 1, Q2 भी 1, क्योंकि दोनों का परिमाण 1 है। बटे में दूरी दिया था 1 किलोमीटर, जिसको मैंने मीटर में चेंज किया तो 1000 मीटर हो जाएगा। स्क्वायर तो स्क्वायर लगा लो। ठीक है, 9 गुणा 10⁻9 की घात, 3 0 के ऊपर 2 की घात, मतलब कुल मिलाकर 10 पर कितने घात आएगी, 6 की घात। 6 की घात से यहाँ से 6 घात कट जाएगी तो कितनी घात बचेगी, सिर्फ 3 घात बचेगी। बेटा इसका जो जवाब आने वाला है 9 गुणा 10⁻3 की घात, और बल का मात्रक आएगा न्यूटन। ठीक है, यदि दो आवेशों के मध्य वायु या निर्वात के स्थान पर पराविद्युत माध्यम उपस्थित हो तो उनके मध्य आरोपित बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने अभी बताया था 1/4πε0 k, तो बटे में k आ रहा है ना, अगर बटे में कोई संख्या आ रही है इसका मतलब वो बढ़ नहीं रहा है, वो कभी भी क्या होता है, कम होता है। रेखीय आवेश घनत्व तो इनमें से कौन है, तो Q/L रेखीय आवेश घनत्व होता है, और मैं आपको बता दूं कि Q/A जो है वो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, और Q/V जो है वो आयतन आवेश घनत्व है। चले देखेंगे आगे अपन लोग। अब
एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर विद्युत क्षेत्र ई में एस क्षेत्रफल वाला पृष्ठ अगर उपस्थित है तो उसका फ्लक्स जो होगा बेटा ई इंटू एस होगा। धातु का परावर्तितांक अनंत होता है, वायु का परावर्तितांक या निर्वात का कितना होता है, 1 होता है। धातु का अनंत बोला ना मैंने, हाँ, और वायु का कितना होता है, 1 होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स आवेश का कुल मिलाकर कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस प्रमेय में आप लोगों ने पढ़ा है। एक समान आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान σ/2ε0 होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अपन लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति की ओर। तो एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अगर कमी हो रही है तो उस पर कौन सा वाला आवेश होगा, तो धन आवेश होगा। आवेशित खोखले गोले के अंदर स्थित बिंदु पर बेटा विद्युत क्षेत्र 0 होता है। विद्युत द्विध्रुव का नेट आवेश 0 होता है। आदर्श विद्युत द्विध्रुव का आवेश तो अनंत होता है, लेकिन आकार जो होता है बेटा वो बिंदु आकार का होता है, या नगण्य होता है, या फिर शून्य होता है। मैं 3 आपको जवाब दे दिया, बिंदु आकार का होता है, नगण्य होता है, या शून्य होता है, जो आप लोग लिखना पसंद करो। विलगित निकाय का कुल आवेश जो होता है वो संरक्षित रहता है। एक समान विद्युत क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो समांतर होती है। विद्युत द्विध्रुव P बराबर होता है बेटा Q इंटू 2L, अभी बताए थे आपको। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, Q का मात्रक हो जाएगा कूलाम और लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर, कूलाम मीटर। विमी सूत्र क्या हो जाएगा बेटा इसका, आवेश का हो जाएगा 80। आवेश का क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, 80, इसको TA लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या बोल रहा है, लंबाई का जो हो जाएगा L। तो कुल मिला के इसका जो विमी सूत्र होता है वो LTA होता है। आगे बढ़ो, विद्युत फ्लक्स का मात्रक बेटा, फ्लक्स बराबर होता है तीव्रता गुणा क्षेत्रफल। तो तीव्रता का क्या होता है बताओ जल्दी से, न्यूटन प्रति कूलाम, और गुणा में क्षेत्रफल था तो क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम इसका जवाब है। 1 कूलाम बराबर 3 गुणा 10⁻⁹ की घात स्थित कूलाम होता है, और 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻⁶ की घात कूलाम होता है। अगला सवाल अपना ये है कि ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है बेटा, ये एक वाक्य में उत्तर में पूछ सकता है आप लोगों को, 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आप लोगों को पूछ सकता है। तो अगला सवाल आपका ये है, आवेश क्या है, तो आप लोग समझिए फटाफट एकदम। बोलेंगे आवेश किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसे विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप लोग रखते हो तो वह एक बल का अनुभव करता है, तब हम लोग उस गुणधर्म को आवेश कहते हैं। या फिर इसकी दूसरी परिभाषा ऐसी कि जब 2 वस्तुओं के मध्य आप लोग परस्पर घर्षण कराते हो या अर्थात उनको रगड़ते हो, तब उन वस्तुओं में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसी गुणधर्म को अपन लोग आवेश कहते हैं। आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है, सीजीएस स्थित कूलाम होता है। यह एक अदिश राशि है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, विपरीत आवेशों में, अरे थोड़ा गड़बड़ हो गया, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है बेटा, और विपरीत आवेशों में क्या होता है, यहाँ पर आकर्षण होता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो इससे ज्यादा गुणधर्म लिख सकते हो, लेकिन मैंने आपको केवल 2 गुणधर्म बताया हूं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, अगला क्वेश्चन था। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र के द्वारा जितने भी बल का अनुभव करता है उसे अपन लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह एक सदिश राशि, इसको दर्शाते वेक्टर ई से है। ई बराबर F/Q होता है। तो F का मात्रक क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम, मतलब न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक है। विमी सूत्र अगर बनाओगे तो बल का विमी सूत्र MLT-2 और इसका हो जाएगा आवेश का AT। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, MLT-2 था, ये जब ये ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, कुल मिलाकर -2 और -1 -3, और जब A की घात जब ऊपर जाएगी तो A पर -1 आ जाएगा। अगला सवाल बेटा, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, मात्रक विमी सूत्र लिखिए। तो विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी चालक के पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली समस्त विद्युत बल रेखाओं की संख्या को अपन लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं, या एक अदिश राशि से φe से प्रदर्शित करते हैं। φe बराबर तीव्रता गुणा क्षेत्रफल। तीव्रता का मात्रक होता है बेटा न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, और जो क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है मीटर स्क्वायर होता है ना। विमी सूत्र मैंने आपको अभी बताया था, है ना। तो ये होता है उसका विमी सूत्र ML3T-3A-1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, तो विद्युत क्षेत्र में वे काल्पनिक और निष्कोणिक वक्र जिनके किसी भी बिंदु पर अगर आप लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। ऐसी रेखाओं को हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। इनके गुणधर्म मैं आपको बता रहा हूं, वैसे 4 गुणधर्म मैं बता रहा हूं, आप 5, 6, 7 जितने गुणधर्म याद करना हो कर सकते हो। तो ये इसका गुणधर्म है कि निष्कोणिक और काल्पनिक वक्र होते हैं, धनावेश से प्रारंभ होते हैं, ऋणावेश पर समाप्त हो जाते हैं। इसका मतलब ये कौन सा वक्र होते हैं, खुला वक्र बनाते हैं, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है बेटा, अब इसका अगला सवाल देखो। मैंने आपको ये सवाल बता दिया आप लोगों को, है ये भी हो चुका है फ्लक्स वाला। विद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्या होती है बता दिया। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, चलिए मैं आप लोगों को ये सवाल समझाता हूं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो अपन लोग बोलते हैं कि विद्युत द्विध्रुव
के आवेश, दो आवेश रहते हैं उसमें, तो उनमें से किसी एक आवेश का परिमाण और प्रभावी लंबाई के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, या एक सदिश राशि है, इसे वेक्टर पी से दर्शाते हैं। पी बराबर क्यू इंटू 12 होता है बेटा। मात्रक अगर देखोगे आप लोग तो आवेश का मात्रक कूलम, लंबाई का मात्रक मीटर। ठीक है, विमी सूत्र आपके सामने है। यह सदिश राशि है और इसकी जो दिशा है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा मैंने आपको बताया नहीं था, तो बता देता हूं मैं, उसकी दिशा हमेशा धन क्षेत्र से ऋण क्षेत्र की ओर होती है। समझ गए? चलिए आगे अगर कोई क्वेश्चन बचा होगा तो मैं आपको ऐसे ही बोलकर बता देता हूं। तो ये क्वेश्चन बचा हुआ है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? तो इसका जवाब आप लोग ऐसे ही सुन लीजिए, क्यों प्रतिच्छेद नहीं करती एक दूसरे को? तो अपन लोग बोलेंगे कि यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तब क्या होगा कि एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दो दिशाएं हो जाएगी। सही बात है कि नहीं? क्योंकि स्पर्श रेखा जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो अगर मान के चलिए ये प्रतिच्छेद करते हैं तो यहां पर एक स्पर्श रेखा भी किसको दिखाएगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा को, और ये वाली स्पर्श रेखा भी किसको दिखाएगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा को। इसका मतलब क्या है? एक ही बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी, और ऐसा इम्पॉसिबल होता है। तो आप लोग जवाब क्या दोगे कि यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तब एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, जो कि असंभव है। अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। इसका जवाब था। अगला क्या है? आवेश प्रवाह के आधार पर चालक और विद्युत रोधी मतलब कुचालक को समझाना है। तो बच्चों मैं आपको इसका ऐसे ही आंसर देता हूं कि वे पदार्थ जो स्वयं में से आवेश को बड़े ही आसानी से प्रवाहित होने देते हैं उन्हें अपन लोग चालक कहते हैं। ठीक है, और जो स्वयं में से आवेश को प्रवाहित होने नहीं देते, लगभग जीरो के बराबर, तो उन्हें अपन लोग क्या बोलते हैं? विद्युत रोधी बोलते हैं। ठीक है ना? अगर आप लोग उदाहरण देना चाहो तो सभी धातुएं जो है वो विद्युत की चालक होती है। मानव शरीर विद्युत का चालक होता है। समझ गए ना? और विद्युत रोधी में सबसे पहला उदाहरण आ जाएगा इसका, शुद्ध जल जो है वो कुचालक होता है, इसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। मोम, प्लास्टिक आदि जो है वो विद्युत रोधी के उदाहरण है। समझ गए बच्चों? सभी बच्चों को अगर ये वीडियो अगर आप लोगों को अगर मददगार साबित हो रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आगे जो बड़े क्वेश्चन वाले जो वीडियो है मैं अगले वीडियो में आप लोगों को दूंगा। तो आपके चैप्टर 1 का पूरा काम खत्म हो जाएगा बेटा, पूरा अर्धवार्षिक वार्षिक दोनों एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों? तो मिलते हैं अपन लोग बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरा जय हिंद। ठीक है, अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहें। धन्यवाद।